दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 20। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि जो पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न है वो है। ऑप्शन देखिए, आल्प्स, एंडीज, अपलेशियन या हिमालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अपलेशियन पर्वत श्रेणी अन्य पर्वत श्रेणियों से भिन्न है। इसका कारण ये है कि आल्प्स, इंडीज और हिमालय ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ दोस्तों टर्शियरी यानी अल्पाइन युग के वलित पर्वत हैं। इसके अलावा राकीज, एटलस भी इसी युग के पर्वत श्रेणी हैं, जबकि अपलेशियन का निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है। याद रखिएगा, अपलेशियन का निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है, जबकि आल्प्स, एंडीज और हिमालय पर्वत श्रेणी ये टर्शियरी यानी अल्पाइन युगीन बलित पर्वत श्रेणी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है आपको बताना है। ऑप्शन है 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 किलोमीटर। दोस्तों धरातल पर ऊंचे उठे हुए वे भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं, जिनके एक या एक से अधिक किनारों का ढाल कभी कभी बिल्कुल खड़ा होता है, वो पठार यानी प्लेटू कहलाते हैं। चेंगतांग अथवा तिब्बती पठार को दोस्तों क्विंघाई तिब्बतन के नाम से जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 205 मिलियन वर्ग किलोमीटर और औसत ऊंचाई जो है 4500 मीटर से अधिक है। तो याद रखिएगा, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर या लगभग 4500 से 5000 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पठार की स्थलाकृति आदर्श है किसके लिए? खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए या जल विद्युत उत्पादन के लिए। तो सही उत्तर है पठार की स्थलाकृति खनन के लिए उपयुक्त है और भारत में छोटा नागपुर का पठार इसका उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि पठारी जो क्षेत्र है वहाँ पर खनिज तत्वों की प्रचुर मात्रा विद्यमान होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें सही है। केन्या कंपाज सही नहीं है, अर्जेंटीना पंपाज ये आपका सही है, वेनेजुएला सवाना सही नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज ये भी सही नहीं है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो सही जोड़ा है अर्जेंटीना। यहाँ पर पंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्राजीलियन उच्च भूमि में कंपाज, पूर्वी अफ्रीकी केन्या और तंजानिया आदि में सवाना, इसके अलावा पश्चिमी रूस और मध्य एशिया और यूरेशिया में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया, जैरे और जाम्बिया। तो इनमें से किन दो देशों में कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन बोत्सवाना में है, अंगोला में है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 और 2 यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बोत्सवाना और नामीबिया जो विकल्पों में है, इनमें कालाहारी मरुस्थल स्थित है। इसका क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शैतान का गोल्फ कोर्स या डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी या डेथ वैली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है यूएसए में, चिली में, साइबेरिया में या अफगानिस्तान में। तो सही उत्तर है यूएसए में। दोस्तों डेथ वैली या शैतान का गोल्फ कोर्स ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
ये अपनी अधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो याद रखिएगा, शैतान का गोल्फ कोर्स या जिसको डेथ वैली कहा जाता है, ये यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या किर्गिस्तान में? तो सही उत्तर है अफगानिस्तान में। दोस्तों, धरातल पर बनी सबसे लंबी और संकीर्ण दरार अथवा तराई को घाटी कहते हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में पंजशीर घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी? ऑप्शन है आपके एटना, पेले, स्ट्राम्बोली या वेसुवियस। तो सही उत्तर है स्ट्राम्बोली को। दोस्तों, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अथवा भूमध्य सागर का प्रकाश गृह कहा जाता है और निरंतर उद्गार वाले इस ज्वालामुखी से धुएं के बादल नहीं उठते, बल्कि इससे प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती हैं, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है, ये सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, ये भी सही है। और भूकंप का मैग्नीट्यूड दोस्तों भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मायनों पर आधारित है, सही है। और रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में 100 गुनी वृद्धि का निर्देश करता है, ये आपका गलत है। तो गलत क्यों है? क्योंकि दोस्तों रिक्टर स्केल में अगली वाली संख्या अपने पिछले वाली संख्या की 100 गुना नहीं, बल्कि 10 गुना यानी 10x 10 गुना जो है वृद्धि का निर्देशन करता है। तो इस तरह से इन चारों कथनों में कथन 1, 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप व्याख्या देख सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अकस्मात कांप उठता है तो इसे भूकंप कहते हैं। मर्केली पैमाने पर भूकंप तीव्रता का मापन 1 से 12 तक के अंकों द्वारा दर्शाया जाता है, जिनका आधार अनुभवात्मक परीक्षण है। भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसका मापन रिक्टर स्केल पे किया जाता है। यह एक लघुगणकीय स्केल है और इस स्केल में 0 से 10 तक की संख्याएं होती हैं और इसमें हर आगे आने वाली संख्या अपनी पिछले संख्या से 10 गुना अधिक भूकंप परिमाण को दर्शाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि वर्ष 2004 में हिंद महासागर भूकंपी और उससे परिमाणित सुनामी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधः गमन करने वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है, सही है। दूसरा है कि परिमाणी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र के लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों को घोर विध्वंस किया, ये भी सही है। और तीसरा है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा, तो ये सही नहीं है। दोस्तों, इसमें 2 से 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, 50 लाख लोगों की नहीं। और चौथा है कि बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिग स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्वी पश्चिमी दिशा में थी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए, बी और डी कथन सही हैं, सी आपका सही नहीं है। अगर हम इस प्रश्न का व्याख्या देखें उत्तर की, तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के भीतर आए रिक्टर स्केल पर 9.1 से 9.3 तीव्रता के भूकंप के कारण सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, 50 लाख लोगों की नहीं। अगला प्रश्न है देखिए, बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिभुज
कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर या उत्तरी अंध महासागर में स्थित है। आप जानते हैं कि बरमूडा त्रिभुज को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये अत्यंत रहस्यमय त्रिभुज है जहां जलयान और हवाई जहाज़ों के लापता होने की घटनाएं होती रहती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों एल नीनो बनता है कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य महासागर या अटलांटिक महासागर में? तो सही उत्तर है एल नीनो दोस्तों पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में बनता है। एल नीनो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है चाइल्ड क्राइस्ट यानी शिशु यीशु। यह एक गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति दिसंबर माह में होती है और इसकी सक्रियता से भारतीय मानसून विफल होता है। दोस्तों भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में भीषण सूखा एल नीनो के कारण पड़ता है। तो एल नीनो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कौन सा आंतरिक सागर या इंटरनल सी है? सफेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या जापान सागर? तो सही उत्तर है कैस्पियन सागर। ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर पश्चिम में रूस, पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व और पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान स्थित हैं और ये आंतरिक सागर का उदाहरण है। ये सबसे बड़ी झील है एक तरह से कहा जाए तो। अगला प्रश्न है दोस्तों अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार या इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपकेंद्री बल, पृथ्वी का अभिकेंद्री बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण पृथ्वी का अपकेंद्री बल होता है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तल के नियमित रूप से ऊपर उठने और नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी के अपकेंद्री बल दोनों के प्रभावों से पृथ्वी के सागर तल पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। वास्तव में चंद्रमा की ओर वाले पृथ्वी के धरातल पर आकर्षण शक्ति अपकेंद्री बल से अधिक होती है। फलस्वरूप प्रत्यक्ष ज्वार आता है, जबकि चंद्रमा के विपरीत वाले धरातली भाग पर अपकेंद्री बल आकर्षण शक्ति की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। इसके कारण अप्रत्यक्ष ज्वार आता है। अगला प्रश्न है बृहत ज्वार आता है कैसे? तो दोस्तों बृहत ज्वार आने का जो सबसे प्रमुख कारण और भौगोलिक स्थिति ये है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार उत्पत्ति होती है। दोस्तों जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति से बृहद, दीर्घ या उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आने से ये स्थिति पूर्णमासी यानी फुल मून और अमावस्या को बनती है। इस स्थिति को सिजगी भी कहते हैं। बृहद ज्वार को उत्पन्न करने में दोस्तों चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की आकर्षण शक्ति की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की तुलना में पृथ्वी से कहीं अधिक निकट है। तो एक तरह से देखिए बृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार तब उत्पन्न होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं और ये स्थिति पूर्णमासी और अमावस्या को होती है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। तो ये आपका सही है। कारण है कि लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नौ चंद्र के समय होता है। तो ये आपका दोस्तों देखा जाए तो आर सही है लेकिन ए गलत है। हमने कहा है कि लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, तो ये सही नहीं है और कारण जो है वो सही है। तो आर सही है दोस्तों और ए गलत है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को
भिन्न दिशाओं की ओर प्रभावित करते हैं। इससे ज्वार की साधारण ऊंचाई में भी कमी आ जाती है। चंद्रमा के सम्मुख वाला जो भाग होता है उस पर कम ऊंचा ज्वार आता है, जो लघु अथवा निम्न ज्वार कहलाता है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचे रहता है, जबकि उच्च ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। तो देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इसमें आर सही है लेकिन ए गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? ऑप्शन हैं आपके टोंगा, मेरियाना, प्यूरेटो या इजुबेनिन। तो सही उत्तर है मेरियाना ट्रेंच दोस्तों, ये सबसे गहरी महासागरीय गर्त है। और महासागरीय नितल के सबसे गहरे भाग को महासागरीय गर्त कहते हैं। महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे, पतले और गहरे भाग को खाई अथवा गर्त कहते हैं। इसकी उत्पत्ति विवर्तनिक शक्तियों से हुई है। महासागरीय नितल के लगभग 70% भाग पर महासागरीय गर्तों का विस्तार है और इनकी सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध मेरियाना गर्त, या जिसको पहले चैलेंजर गर्त कहा जाता था, ये 11,033 मीटर उत्तरी प्रशांत महासागर में है। दूसरे नंबर पर टोंगा गर्त है 10,800 मीटर दक्षिणी प्रशांत महासागर में। मिंडानाओ अथवा फिलीपींस 10,497 मीटर प्रशांत महासागर में। प्यूरिटो रिको गर्त दोस्तों ये 8,605 मीटर, ये अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी सैंडविच अथवा रास गर्त, इसकी गहराई 8,325 मीटर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। जावा अथवा सुंडा गर्त ये 7,725 मीटर गहरी है हिंद महासागर में। और एल्यूशियन गर्त जो कि 7,600 मीटर उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दोस्तों, सबसे गहरी गर्त मेरियाना अथवा चैलेंजर गर्त है, जो कि दोस्तों 11,033 मीटर है। और एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचे यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट बिंदुओं के बीच में लगभग कितना अंतर है? तो आप बता सकते हैं कि ये अंतर 20 किलोमीटर का है। देखिए दोस्तों, 8 किलोमीटर 8,848 मीटर जो दोस्तों उसकी ऊंचाई है एवरेस्ट की, और 11,000, तो कुल मिलाकर 20 किलोमीटर सर्वोच्च बिंदु और सबसे गहरे बिंदु में 20 किलोमीटर का अंतर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हारमुज जल संधि पाई जाती है कहाँ पर? आपको बताना है। तो हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। दोस्तों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो इस संधि का विशेष महत्व है, क्योंकि विश्व के 20% पेट्रोलियम का परिवहन इसी जल संधि से होता है। तो याद रखिएगा, हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डोवर जल संधि जोड़ती है किसको? तो सही उत्तर है डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। दोस्तों, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम डोवर जल संधि है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति इंग्लैंड और फ्रांस में है। तो याद रखिएगा, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन मलेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? सोलोमन द्वीप, गिलबर्ट द्वीप, सोसाइटी द्वीप या मार्शल द्वीप? तो सही उत्तर है सोलोमन द्वीप। दोस्तों, सोलोमन द्वीप एक प्रशांत महासागरीय द्वीप है जो कि मलेशिया द्वीप में या मलेशिया द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको बताना है। बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मालागासी या पपुआ न्यू गिनी? तो आप जानते हैं ग्रीनलैंड दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये डेनमार्क में आर्कटिक महासागर में स्थित है, डेनमार्क का हिस्सा है। और इसका क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा अन्य बड़े द्वीपों में बोर्नियो द्वीप जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई के प्रशासन में विभाजित है, इसका क्षेत्रफल 7,43,330 वर्ग किलोमीटर। मालागासी जो कि मेडागास्कर द्वीप 5,87,040 वर्ग किलोमीटर। और पपुआ न्यू गिनी 4,62,860 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है, ये आर्कटिक महासागर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है।
अगला प्रश्न है आपका, फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर या दक्षिण प्रशांत महासागर। तो सही उत्तर है प्रशांत महासागर में। दोस्तों फिजी द्वीप दक्षिण प्रशांत महासागर में 322 द्वीपों का समूह है, लेकिन जनसंख्या का 87% भाग वीटी लेऊ और वानुआलेऊ द्वीपों पर निवास करता है। तो याद रखिएगा, फिजी द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है और ये 5 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित स्पेन का स्वायत्त भाग है। इसकी राजधानी पाल्मा डी मेलार्का है और ये 1349 से स्पेन का हिस्सा रहा है, लेकिन 1983 में स्वायत्त हो गया। तो याद रखिएगा, बालियारिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? एशियन सागर में, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में या भूमध्य सागर में? तो सही उत्तर है कैस्पियन सागर में। दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी है, जिसकी लंबाई 3700 किलोमीटर है। इसका उद्गम मॉस्को के उत्तर पश्चिम में बल्दाय पहाड़ियों से होता है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए नदी से संबंधित है। इसमें पूछा गया है ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज एरिया यानी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं आपके नील नदी, अमेजन नदी, कांगो और मिसिसिपी मिसौरी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी है दोस्तों। देखिए अमेजन नदी जो है ये अपवाह क्षेत्र यानी ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। वहीं नील नदी इसकी लंबाई विश्व में सबसे लंबी है। दोस्तों नील नदी की लंबाई 6677 किलोमीटर है, जबकि अगर जो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजन है, ये 6400 किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र इसका लगभग 70,50,000 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, लंबाई की दृष्टि से नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, जबकि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी कहा जाए तो ये अमेजन नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके बेलग्रेड, बुडापेस्ट, रोम और वियना। तो सही उत्तर है रोम जो है ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है, जबकि बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना ये सभी राजधानी शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपू नदी बहती है? अगला है प्रश्न, ऑप्शंस हैं बीजिंग, हो चिन मिन सिटी, संघाई या मनीला। तो उत्तर है संघाई। दोस्तों 97 किलोमीटर लंबी नदी चीन के संघाई नगर से होकर प्रवाहित होती है और ये संघाई को 2 भागों में बांटती है। ये नदी संघाई नगर के अधिकांश भाग को पेयजल की आपूर्ति करती है। तो याद रखिएगा, हुआंगपू नदी संघाई के बीचों बीच बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वेज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है? या स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे स्वेज नहर किन को जोड़ती है, किन नहरों को जोड़ती है? आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वेज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में अवस्थित विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। स्वेज को 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोला गया। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद और दक्षिण में स्वेज पोर्ट नामक बंदरगाह हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली इस नहर से यूरोप और एशिया की दूरी कम हो गई है और ज्ञातव्य है कि इस नहर के निर्माण से पूर्वी और यूरोप और एशिया के यूरोप से जाने वाले जलयानों को अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरना होता था। 26 जुलाई 1956 को मिस्र द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद पश्चिमी राष्ट्रों की सहमति से इसराइल ने अरब राष्ट्रों पर हमला कर दिया था। तो याद रखिएगा, स्वेज नहर ये दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की 4 परतें
कौन कौन से हैं, ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम क्या है? आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल ऊंचाई के अनुसार जो क्षोभ मंडल है उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और आयन मंडल है। तो सबसे पहले 4, 3, 2 और 1, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल ये वायुमंडल की परतों का नीचे से ऊपर की ओर क्रम है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो उत्तर है दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहलाती है। इसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का 75% भाग पाया जाता है। तीसरा, द बोर नामक अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने ट्रोपोस्फियर की खोज की थी। ग्रीक भाषा के शब्द ट्रोपोस का अर्थ होता है मिश्रण और विक्षोभ, इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। और धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। ट्रोपोपाज या क्षोभ मंडल के ऊपरी शीर्ष भाग पर स्थित संक्रमण स्तर से समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर की शुरुआत होती है। तीसरा, द बोर ने इसकी खोज की थी और इसकी धरातल से ऊंचाई यानी समताप मंडल की धरातल से ऊंचाई 25 से 30 किलोमीटर होती है, इसे अस्तरण मंडल भी कहा जाता है। और समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है, इसका विस्तार 80 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल पाया जाता है, आयनोस्फियर, ये पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर है। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर होता है, इसका विस्तार 640 किलोमीटर से ऊपर आगे की ओर पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तूफानी चालिसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध रहती हैं, सही नहीं है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों 2, 3 और 4 आपके सही हैं, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों तूफानी चालिसा ये पछुआ पवनें होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण निर्बाध नहीं बह पाती हैं, तो इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में ये निर्बाध बहती हैं। दोस्तों ये पवनें उष्ण प्रदेशों से आने के कारण गर्म होती हैं, साल भर समुद्रों की ओर से आने के कारण अपने साथ अत्यधिक नमी लाती हैं। परिणाम स्वरूप कटिबंध के बाहर महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित होते हैं। तो याद रखिएगा, तूफानी चालिसा पछुआ पवनें या पछुआ हवाएं होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें स्थानीय पवन और दूसरा क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फान जो है ये आल्पस क्षेत्र में बहने वाली पवन है। सिमूम, तो ये सिमूम दोस्तों कुर्दिस्तान में बहती है। इसके अलावा सेंटा एना कैलिफोर्निया में और जोंडा दोस्तों ये अर्जेंटीना में बहने वाली स्थानीय पवन है। तो इस हिसाब से 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखें। आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरने वाली पवन फान है दोस्तों, और ये इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। अरब के रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली जो शुष्क हवा है उसको सिमूम कहते हैं। इसी रेगिस्तानी क्षेत्र के अंतर्गत कुर्दिस्तान आता है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी कैलिफोर्निया में प्रवाहित होने वाली पवन सेंटा एना है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के सहारे अर्जेंटीना में प्रवाहित होने वाली पवन, इसका नाम जोंडा है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। पहली सूची में देश के नाम और दूसरी सूची में तूफानों के नाम दिए गए हैं, उनका सही मिलान करना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली तूफान आता है। चीन में दोस्तों, चीन में आपका टाइफून आता है। भारत में
देख सकते हैं। भारत में साइक्लोन या चक्रवात तूफान आता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही सुमेलन हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन देख लेते हैं 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तूफान आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। संघनन, उच्च ताप और आर्द्रता, पर्वत विज्ञान और ऊर्ध्वाधर हवा। दोस्तों, आपको बताना है कि गर्जन मेघ इनमें से किस तथ्य के कारण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संघनन, पर्वत विज्ञान और ऊर्ध्वाधर हवा। तो ये तीनों कारण 1, 3 और 4 दोस्तों, 1, 3 और 4 जो हैं ये सही हैं। जलवायु भूगोल के विषयों पर संघनन, पर्वत विज्ञान और ऊर्ध्वाधर हवा के कारण गर्जन मेघ होता है। तो दोस्तों, अगर जो हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो समझ पाएंगे कि संघनन यानी कंडेंसेशन प्रक्रिया वायु के आयतन, तापमान, आर्द्रता और वायुदाब जैसे परिवर्तनशील कारकों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। मेघ गर्जन तड़ित झंझा की एक प्रक्रिया है, इसलिए संघनन, उच्च ताप और आर्द्रता जो है, इसके अलावा ऊर्ध्वाधर हवा, ये गर्जन मेघ के कारक हैं। पर्वत विज्ञान का संबंध मेघ गर्जन से नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पर्वत विज्ञान का संबंध एक संघनन, उच्च ताप और आर्द्रता। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, संघनन, उच्च ताप और आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा 1, 2 और 4। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी दोस्तों गर्जन मेघ के प्रमुख कारक हैं। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान, टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी भूगोल, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इसका प्रयोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, यूजीसी नेट भूगोल में भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।